नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है AACR यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, जिसमें हमने इसकी सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ लिया था और जो इसके टाइप्स ऑफ एंट्रीज थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो AACR है इसकी 3 प्रकार की एंट्रीज होती हैं। पहली की होती है मेन एंट्री यानी मुख्य प्रविष्टि, दूसरी होती है एडिट एंट्री जिसको हम बोलते हैं इतर प्रविष्टि, और तीसरी होती है रेफरेंसेस यानी निर्देशन भी कहते हैं इसको, कई जगह पर निर्देशक भी कहते हैं और कई जगह पर इसको सिर्फ निर्देश भी कहते हैं। जिसमें से हमने जो इसकी मेन एंट्रीज थी इसके बारे में पढ़ लिया था हमने, ठीक है, जो यानी मुख्य प्रविष्टि है इसके बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था। इसके अंदर हमने इसके 8 सेक्शन पढ़े थे। पहला है कॉल नंबर सेक्शन, दूसरा हेडिंग सेक्शन, तीसरा टाइटल एंड इम्प्रिंट सेक्शन, चौथा है फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज सेक्शन, और पांचवा है नोट सेक्शन, छठा है ISBN यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और सातवां है एक्सेशन नंबर, और आठवां था ट्रेसिंग। इन 8 सेक्शन के बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया था। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एडिट एंट्रीज यानी इतर प्रविष्टि और रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है। तो AACR के अंदर हमने ये 3 पढ़ी थी, मेन एंट्री, एडिट एंट्री और रेफरेंसेस। जो एडिट एंट्रीज हैं इसके 5 प्रकार होते हैं। पहला तो है सब्जेक्ट एंट्री, दूसरा है जॉइंट ऑथर एंट्री, तीसरा है कोलैबोरेटर एंट्री, चौथा है टाइटल एंट्री, और पांचवा है सीरीज एंट्री, ठीक है। ये 5 प्रकार की एंट्रीज होती हैं एडिट एंट्रीज में, है ना। जिसमें से जो कोलैबोरेटर है वो 5 प्रकार का होता है। पहला तो है एडिटर एंट्री, दूसरा है कंपाइलर एंट्री, तीसरा है रिवाइजर एंट्री, चौथा है ट्रांसलेटर एंट्री, और पांचवा है इलस्ट्रेटर एंट्री। ये 5 प्रकार के कोलैबोरेटर होते हैं। और जो रेफरेंस है ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला है C रेफरेंस, और दूसरा है C ऑल्सो रेफरेंस, तीसरा है नेम टाइटल रेफरेंस, और चौथा है एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस। ये 4 प्रकार के रेफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिट एंट्रीज के बारे में। एडिट एंट्रीज उन्हें कहते हैं जो मेन एंट्री के अलावा जो एंट्री बनाई जाती है उन्हें हम एडिट एंट्रीज कहते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। एडिट एंट्रीज मेन एंट्री हेडिंग के अतिरिक्त अन्य हेडिंग्स तक पहुंच प्रदान करती हैं। जो एडिट एंट्री मेन एंट्री हेडिंग के अलावा जो अन्य हेडिंग्स होती है उन तक ये पहुंच प्रदान करती हैं। आगे कटर इसे एक द्वितीयक प्रविष्टि अर्थात मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त कोई अन्य प्रविष्टि कहा है। जो कटर है CA कटर, उन्होंने इसे जो एडिट एंट्री है इसे एक द्वितीयक प्रविष्टि कहा है, यानी मुख्य प्रविष्टि के अतिरिक्त कोई अन्य प्रविष्टि कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। AACR 2R के अनुसार अतिरिक्त प्रविष्टि एक प्रविष्टि है जो मेन एंट्री के अतिरिक्त होती है, जिसके द्वारा किसी वस्तु को सूची में दर्शाया जाता है। यानी जो मेन एंट्री है उसके अतिरिक्त जो एंट्री होती है उसे हम एडिट एंट्री कहते हैं, जिसके द्वारा किसी वस्तु की जो वस्तु होती है उसकी सूची को दर्शाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। AACR 2R के अनुसार तैयार की गई डिक्शनरी कैटलॉग यानी शब्दकोश सूची में निम्नलिखित प्रकार की अतिरिक्त प्रविष्टियों को मान्यता दी जाती है। जो AACR 2R है उसके अनुसार जो डिक्शनरी कैटलॉग है उसके अंदर निम्नलिखित प्रकार की यानी जो 5 प्रकार की एडिट एंट्रीज हैं इनके बारे में इनको मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। ये पहली है एडिट एंट्री है सब्जेक्ट एंट्री, जिसे हम विषय प्रविष्टि भी कहते हैं। दूसरी है जॉइंट ऑथर एंट्री, जिसे हम संयुक्त लेखक प्रविष्टि भी कहते हैं। तीसरी है कोलैबोरेटर एंट्री, जिसे हम सहकारक या सहयोगी प्रविष्टि भी कहते हैं। चौथी है टाइटल एंट्री, जिसे हम आज्ञा प्रविष्टि भी कहते हैं। और पांचवी है सीरीज एंट्री, जिसे हम ग्रंथमाला या श्रृंखला प्रविष्टि भी कहते हैं, ठीक है। इन 5 एडिट एंट्रीज के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट एडिट एंट्री के बारे में, ठीक है। AACR 2R में सब्जेक्ट हेडिंग यानी विषय शीर्षक के चयन के लिए सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में, जो सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग है इसे शॉर्ट फॉर्म में हम SLSH कहते हैं, और जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है इसको हम LCSH कहते हैं। यानी जो AACR2R है इसके अंदर सब्जेक्ट हेडिंग के चयन के लिए एक तो हम सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग करते हैं और एक प्रयोग करते हैं हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का प्रयोग करते हैं। इन दोनों का प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, किसके लिए, जो विषय शीर्षक है उसके चयन के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग को कार्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। यानी जो सब्जेक्ट हेडिंग है इसको हम, जो कार्ड होता है हमारा, जैसे ये कार्ड है हमारा, ठीक है, इसके अंदर हम सबसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये सेकंड इंटेंशन से शुरू करते हैं इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जो सब्जेक्ट हेडिंग है इसको कार्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में कैपिटल लेटर्स में यानी बड़े अक्षरों में सेकंड इंटेंशन से लिखा जाता है, ठीक है, सेकंड इंटेंशन से लिखा जाता है। तथा शीर्षक लंबा हो तो इसे अगली लाइन में थर्ड इमेजिनरी इंटेंशन से लिखा जाता है। अगर जो हेडिंग है हमारी सब्जेक्ट हेडिंग ये एक लाइन के अंदर नहीं आ पाती है तो जो अगली लाइन होगी वो थर्ड इमेजिनरी इंटेंशन से लिखी जाएगी। आगे देखते हैं, किसी भी बुक के लिए अधिकतम 3 तक सब्जेक्ट एंट्रीज निर्मित की जा सकती हैं। यानी जो कोई भी बुक है उसके लिए अधिकतम 3 सब्जेक्ट एडिट एंट्रीज बनाई जा सकती हैं, इससे ज़्यादा एडिट एंट्रीज नहीं बनाई जाएगी। ये देखते हैं, ये कार्ड है, तो जो सब्जेक्ट हेडिंग है ये किस तरह से बनाई जाती है। इसके अंदर 3 तत्व शामिल होते हैं। पहला तो ये है जिसके अंदर कॉल नंबर लिखा गया है, दूसरा ये जो सब्जेक्ट हेडिंग है, और ये तीसरा ये जो ऑथर का नाम है, ठीक है। ये 3 तत्व इसके अंदर शामिल होते हैं सब्जेक्ट एडिट एंट्रीज के अंदर। ज़्यादा एडिट एंट्रीज के अंदर ये 3 तत्व ही शामिल होते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर पहला तो यहाँ पे कॉल नंबर लिखा जाता है, दूसरा है ये सब्जेक्ट हेडिंग, ये जो सेकंड इंटेंशन है यहाँ से लिखा जाता है। अगर ये एक लाइन में नहीं आ पाता है तो जो यहाँ पे एक थर्ड इमेजरी इंटेंशन होती है वहाँ से इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। फिर लिखा जाता है जो ऑथर होता है उसका नाम लिखा जाता है, ये जो फर्स्ट इंटेंशन होती है यहाँ से लिखा जाता है इसके अंदर भी, ठीक है। फिर आगे हम जो रेस्ट एज मेन एंट्री मतलब लिखते हैं कि जो आगे जितनी भी जो एंट्री है वो जो मेन एंट्री है उसके समान ही है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कार्ड छोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या जगह बचाने के लिए हमने इसको छोटा बनाया है। बाकी कार्ड तो जो नॉर्मल जितनी साइज़ होती है वो उतनी ही साइज़ होती है, एडिट एंट्रीज की भी उतनी ही साइज़ होगी और जो मेन एंट्री कार्ड है उसकी भी उतनी ही साइज़ होगी कार्ड की, ठीक है। ये तो सही है। आगे देखते हैं हम जॉइंट ऑथर एडिट एंट्री के बारे में, ठीक है। जॉइंट ऑथर एडिट एंट्री, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के ऑथर बताए गए हैं। पहला तो है पर्सनल ऑथर और दूसरा है कॉर्पोरेट ऑथर, ठीक है। जो पर्सनल ऑथर है इसके अंदर आता है पहला सिंगल पर्सनल ऑथर, दूसरा 2 पर्सनल ऑथर, 3 पर्सनल ऑथर और मोर देन 3 पर्सनल ऑथर। और जो कॉर्पोरेट ऑथर है इसके अंदर एक तो आता है गवर्नमेंट ऑथर, मतलब कोई गवर्नमेंट है जो कोई पब्लिश करता है वो ऑथर हो गया। एक है इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूट द्वारा कोई पब्लिक किया जाता है पब्लिकेशन, और कोई है कॉन्फ्रेंस, किसी कॉन्फ्रेंस का पब्लिकेशन किया जाता है। तो हम देखते हैं इन में सबसे पहले देखते हैं हम सिंगल पर्सन ऑथर के बारे में। सिंगल पर्सन ऑथर की एडिट एंट्री नहीं बनाई जाती हैं। मान लो अगर किसी बुक का एक ही ऑथर है, सिंगल ऑथर है, तो उसकी एडिट एंट्री नहीं बनाई जाएगी क्योंकि वो मेन एंट्री के अंदर ही शामिल हो जाता है। आगे अगर 2 या 3 ऑथर हैं तो मेन एंट्री पहले ऑथर के नाम से और दूसरे और तीसरे ऑथर के नाम से एडिट एंट्री बनाई जाती है। अगर किसी बुक के 2 या 3 ऑथर हैं तो एक ऑथर होगा किसी बुक का, तो उसके लिए एडिट एंट्री नहीं बनाई जाती है। परंतु अगर 1, 2 और 3 ऑथर हैं तो पहले ऑथर के नाम से तो एडिट एंट्री नहीं बनाई जाती है। जो तीसरा और चौथा ऑथर है इसके नाम से जो एडिट एंट्री है वो बनाई जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, जब 4 या उससे अधिक ऑथर हैं तो मेन एंट्री से बनाई जाएगी, मेन एंट्री टाइटल से बनाई जाएगी। अगर किसी बुक के 4 या 4 से अधिक ऑथर हैं तो जो मेन एंट्री होगी वो टाइटल से बनाई जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, अगर 3 तक ऑथर हैं तो जो मेन एंट्री होगी वो एक तो उस मेन एंट्री तो बनाई जाएगी एक ऑथर के नाम से, और जो एडिट एंट्री होगी वो तीसरे और चौथे ऑथर के नाम से बनाई जाएगी। परंतु अगर 4 ऑथर है, ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा ऑथर हैं
तो जो मेन एंट्री होगी वो किससे बनाई जाएगी, टाइटल से बनाई जाएगी, ठीक है। और पहले ऑथर के नाम से एडिट एंट्री बनाई जाएगी। जो पहला ऑथर होगा उसके नाम से हम क्या बनाएंगे, एडिट एंट्री बनाएंगे। यानी अगर 4 ऑथर है या 4 से ज़्यादा ऑथर है ना, 5 हो गए, कोई 6 हो गए, तो जो मेन एंट्री है, ये मेन एंट्री होगी हमारे ना, मेन एंट्री तो किसके नाम से बनाएगी, टाइटल के नाम से बनाई जाएगी। और जो एडिट एंट्री है वो जो पहला ऑथर होगा हमारा, उसके नाम से जो एडिट एंट्री है वो बनाई जाएगी। अब हम जॉइंट ऑथर एडिट एंट्री का जो कार्ड है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। इसमें सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर होता है इसको कॉल नंबर लिखते हैं। फिर जो यहाँ पर होता है ये जो जॉइंट ऑथर होता है उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। पहले जो सरनेम होगा वो लिखा जाएगा और फिर जो उसका नाम होगा वो लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं जो ऑथर है हमारा मेन ऑथर वो लिखा जाएगा। अगर 2 ऑथर हैं तो जो पहला तो ऑथर होगा उसके नाम से तो क्या बनाई जाएगी, मेन एंट्री, और दूसरा ऑथर होगा उसके नाम से क्या बनाएंगे, एडिट एंट्री, ठीक है। और आगे हम लिखेंगे रेस्ट एज मेन एंट्री, ठीक है। इस तरह का इसका कार्ड का स्ट्रक्चर होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा कोलैबोरेटर एडिट एंट्री के बारे में। किसी बुक के निर्माण में जब लेखक के अलावा ट्रांसलेटर, इलस्ट्रेशन, एडिटर, कंपाइलर का भी योगदान हो तब कोलैबोरेटर एडिट एंट्री बनाई जाती है। यानी कोई बुक है उसके निर्माण में जब लेखक के अलावा ट्रांसलेटर हो या इलस्ट्रेशन हो या एडिटर हो या कंपाइलर हो, इनका योगदान होता है, तब जाकर हम जो कोलैबोरेटर एडिट एंट्री है वो बनाते हैं ना। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं एडिटर या कंपाइलर एडिट एंट्री के बारे में, ठीक है। अगर किसी पुस्तक में एडिटर और कंपाइलर की संख्या 3 या 3 से कम है और उनका नाम मेन एंट्री में प्रमुखता से दिया गया है तो उन सभी के नाम से एडिट एंट्री बनाई जाएगी। अगर कोई पुस्तक है उसमें एडिटर और कंपाइलर की संख्या 3 या 3 से कम है, ठीक है, और उनका नाम जो मेन एंट्री है उसमें प्रमुखता से दिया गया है, तो जो लेखक है वो एडिटर है, इनके नाम से जो क्या है एडिट एंट्री बनाई जाएगी। यानी जो एडिटर और कंपाइलर है इनके नाम से एडिट एंट्री बनाई जाएगी। आगे देखते हैं। और यदि एडिटर या कंपाइलर की संख्या 3 से अधिक है तो केवल मुख्य एडिटर या कंपाइलर या मेन पेज पर सबसे पहले लिखे नाम के लिए एडिट एंट्री बनाई जाएगी। अगर 3 या 3 से अधिक जो एडिटर हैं इनकी संख्या है तो जो एडिटर है या कंपाइलर है, मुख्य जो एडिटर या कंपाइलर है, या फिर जो मेन पेज है उसमें जो सबसे पहला एडिटर लिखा गया है नाम, मतलब जितने भी मान लो 3 लेखक से ज़्यादा हैं तो जो सबसे पहला एडिटर है उसके नाम से जो एडिट एंट्री है वो बनाई जाएगी। आगे देखते हैं। जब एडिटर या कंपाइलर के लिए एडिट एंट्री बनाई जाती हैं तो उनके नाम के आगे उनके कार्य को दर्शाने वाला संक्षिप्त शब्द यानी डेजिग्नेटर जोड़ा जाता है। मान लो कोई अगर एडिटर है तो एडिटर के आगे ईडी डॉट लगाते हैं, ये इसका डेजिग्नेटर हो गया। आगे है कंपाइलर, कंपाइलर के नाम के आगे COMP डॉट, ये इसका डेजिग्नेटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एडिटर या कंपाइलर की एडिट एंट्री में इनके नाम को कार्ड के सबसे ऊपरी वाली लाइन में सेकंड इंडेंशन से लिखते हैं। जो एडिटर है या फिर कंपाइलर है उसका जो एडिट एंट्री बनाते हैं उसके अंदर इसके जो नाम है उसको कार्ड की जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली लाइन है उसके अंदर सेकंड इंडेंशन से लिखते हैं हम, ठीक है। इसका देखो ये कार्ड का स्ट्रक्चर है, जो एडिटर या कंपाइलर एडिट एंट्री है इसका जो कार्ड का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं जो कॉलम नंबर होता है वो लिखते हैं, फिर यहाँ पर हम जो कंपाइलर या एडिटर है इसका नाम लिखते हैं और यहाँ पर ईडी डॉट लगाते हैं जो इसका डेजिग्नेटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका मेन ऑथर है वो लिखा जाता है और बाकी यहाँ पे जो रेस्ट एज मेन एंट्री है वो लिखा जाता है। इस तरह से इसका जो एडिटर है या कंपाइलर है इसकी एडिट एंट्री बनाई जाती है। अब हम देखते हैं ट्रांसलेटर एडिट एंट्री के बारे में।
यदि मेन एंट्री किसी कॉर्पोरेट बॉडी और आख्या यानी टाइटल के अंतर्गत निर्मित की गई है तो ट्रांसलेटर एडेड एंट्री बनाई जाएगी। ठीक है, और मान लो कोई मेन एंट्री है वो या तो कॉर्पोरेट बॉडी या आख्या टाइटल के अंतर्गत निर्मित की गई है तो जो ट्रांसलेटर है इसके नाम से एक एडेड एंट्री बनाई जाती है। अगर यदि मेन एंट्री किसी व्यक्तिगत लेखक यानी पर्सनल ऑथर के अंतर्गत बनाई गई है तो अनुवादक के अंतर्गत यानी ट्रांसलेटर के अंतर्गत एक एडेड एंट्री बनाई जाएगी। आगे देखते हैं, यदि ट्रांसलेटर पद्य में हो तो एडेड एंट्री बनाई जाएगी। यदि ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट है तब भी एक एडेड एंट्री बनाई जाएगी। यदि एक कृति या ग्रंथ को एक ही भाषा में एक से अधिक बार ट्रांसलेट किया गया है तब भी एडेड एंट्री बनाई जाएगी। अगर मान लो कोई बुक है तो उसको एक ही भाषा में एक से अधिक बार ट्रांसलेट किया गया है तब भी एक एडेड एंट्री बनाई जाएगी। आगे है, यदि सूचना का मुख्य स्रोत शब्दावली से है ये दर्शाए कि अनुवादक ही ऑथर है। क्या है, यदि सूचना का मुख्य स्रोत शब्दावली से ये दर्शाए कि अनुवादक ही ऑथर है तब भी एक एडेड एंट्री बनाई जाएगी। आगे है, यदि मेन एंट्री से कैटलॉग के उपयोगकर्ता को बुक प्राप्त में कठिनाई आई हो तब भी एक एडेड एंट्री बनाई जाएगी। अगर मेन एंट्री से कैटलॉग के उपयोगकर्ता को अगर बुक प्राप्ति में कोई कठिनाई आई है तब भी एक एडेड एंट्री बनाई जाएगी। आगे देखते हैं, इस एडेड एंट्री में ट्रांसलेटर का नाम कार्ड की सबसे ऊपर वाली लाइन में फर्स्ट इंडेंशन से लिखते हैं। जो ट्रांसलेटर है उसका नाम कहाँ पर लिखेंगे, जो कार्ड है उसके सबसे ऊपर वाली लाइन पर जो फर्स्ट इंडेंशन है वहाँ से जो ट्रांसलेटर है उसका नाम लिखा जाएगा। तो ये जो कार्ड का स्ट्रक्चर है ये देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉल नंबर को। ये सारी जितनी भी कार्ड एडेड एंट्री होगी मेन एंट्री की सब में ये कॉल नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आता है जो ट्रांसलेटर है उसका नाम। तो ये जो सेकंड इंडेंशन है हमारी यहाँ से इसका नाम लिखा जाता है ट्रांसलेटर का, और ये है यहाँ पर किसका नाम लिखा जाएगा, जो ऑथर है उसका नाम लिखा जाएगा। और रेस्ट इज मेन एंट्री, बाकी एंट्री जो मेन एंट्री है उसके समान ही है। अब हम नेक्स्ट जो कोलैबोरेटर एडेड एंट्री है वो देखते हैं, जो कि है हमारी इलास्ट्रेटर एडेड एंट्री। यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं तो चित्रकार शीर्षक यानी इलस्ट्रेशन हेडिंग के अंतर्गत एक एडेड एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, कौन कौन सी शर्तें हैं वो देख लेते हैं। कैटलॉग में शामिल की जाने वाली वस्तु की जानकारी के मुख्य स्रोत में इलस्ट्रेटर का नाम मेन हेडिंग में उल्लेखित ऑथर और कॉर्पोरेट बॉडी के नाम के बराबर या उनसे अधिक प्रमुखता से दिया गया हो तब क्या बनेगी, एक कोलैबोरेटर इलस्ट्रेटर एडेड एंट्री बनाई जाएगी। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये, हर कैटलॉग में शामिल की जाने वाली वस्तुओं की जानकारी में मुख्य स्रोत में इलस्ट्रेटर का नाम मेन हेडिंग में उल्लेखित ऑथर और कॉर्पोरेट बॉडी के नाम के बराबर या उससे अधिक प्रमुखता से दिया गया हो तो कौन सी एडेड एंट्री बनाई जाएगी, इलस्ट्रेटर एडेड एंट्री बनाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। बुक का आधा या उससे अधिक भाग चित्रों से भरा हो तो कौन सी एडेड एंट्री बनाई जाएगी, इलस्ट्रेटर एडेड एंट्री बनाई जाएगी। अगर कोई बुक है उसका आधा या उससे अधिक भाग जो चित्र होते हैं उनसे भरा हो तो इलस्ट्रेटर एडेड एंट्री बनाई जाएगी। आगे है, चित्रों को ग्रंथ यानी बुक
महत्वपूर्ण भाग समझा गया हो। जो कोई बुक है उसके अंदर जो चित्र होते हैं उनको बुक का महत्वपूर्ण भाग समझा गया हो, तब भी एक इलस्ट्रेटर एडेड एंट्री बनाई जाएगी। ये इस तरह से जो इलस्ट्रेटर है उसकी एडेड एंट्री बनाई जाएगी। यहाँ पर हर एंट्री, जैसे यहाँ पर कॉलम नंबर आ गया, यहाँ से सेकंड इंडेंशन से जो इलस्ट्रेटर है उसका नाम लिखा जाएगा और अंत में यहाँ पर जो इसका डेजिग्नेटर है वो लिखा जाएगा। तो इलस्ट्रेटर है तो ILL ये से लिखा जाएगा और यहाँ पर जो ऑथर होता है उसका नाम लिखा जाता है और ये रेस्ट एज अ मेन एंट्री लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइटल एडेड एंट्री के बारे में। टाइटल एडेड एंट्री, ठीक है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि पर्सनल हेडिंग, कॉर्पोरेट हेडिंग और यूनिफॉर्म टाइटल के अंतर्गत दर्ज की गई प्रत्येक वस्तु के लिए प्रॉपर टाइटल के अंतर्गत एक एडेड एंट्री बनाई जाएगी। इसमें क्या निर्धारित किया गया है? पर्सनल हेडिंग, कॉर्पोरेट हेडिंग और यूनिफॉर्म टाइटल के अंतर्गत दर्ज की गई प्रत्येक वस्तु के लिए प्रॉपर टाइटल के अंतर्गत एक एडेड एंट्री बनाई जाएगी। ये देखते हैं, टाइटल मुख्यतः मेन एंट्री हेडिंग या उस हेडिंग के संदर्भ के समान हैं। ये शर्तें हैं इसकी कि कब कब टाइटल एडेड एंट्री बनाई जाएगी। तो पहला क्या है, अगर टाइटल है वो मुख्यतः मेन एंट्री हेडिंग या उस हेडिंग के संदर्भ के समान है तब क्या बनाई जाएगी? टाइटल एडेड एंट्री बनाई जाएगी। आगे है, टाइटल का निर्माण कैटलॉगर द्वारा किया गया हो। जो टाइटल है उसका निर्माण अगर कैटलॉगर द्वारा किया गया हो तब भी हम टाइटल एडेड एंट्री बनाएंगे। आगे है, किसी सूची में जिसमें नाम, टाइटल और सब्जेक्ट एंट्रीज आपस में मिश्रित हो तो टाइटल का कार्य को सौंपे गए सब्जेक्ट हेडिंग या उस विशेष शीर्षक के प्रत्येक संदर्भ में पहचाना जाता है। क्या कह रहा है देखो, किसी सूची में जिसमें नाम, टाइटल और सब्जेक्ट एंट्रीज आपस में मिश्रित हो, टाइटल को कार्य को सौंपे गए सब्जेक्ट हेडिंग या उस विशेष शीर्षक के प्रत्येक संदर्भ से पहचाना जाता है, तब भी कौन सी एडेड एंट्री बनाई जाएगी? टाइटल एडेड एंट्री बनाई जाएगी। आगे है, संगीत रचना के लिए एक समान टाइटल के रूप में एक पारंपरिक समान टाइटल का उपयोग किया गया है, तब भी टाइटल एडेड एंट्री बनाई जाएगी। इस तरह से इसका कार्ड का स्ट्रक्चर है। यहाँ तो ये हो गया कॉल नंबर, जैसे कि हर एडेड एंट्री में बनाया जाता है। इसके बाद जो ये है ये हमारा टाइटल हो गया और ये सेकंड इंडेंशन से लिखा जाता है। अगर ये एक लाइन के अंदर नहीं आ पाता है तो उसे वापस जो थर्ड इंडेंशन है यहाँ पे इमेजनरी इंडेंशन, इससे शुरू किया जाता है। ठीक है, फिर जो यहाँ पर है ये फर्स्ट इंडेंशन से जो टाइटल है वो लिखा जाता है, जो ऑथर होता है उसका नाम लिखा जाता है और फिर यहाँ पर रेस्ट एज मेन एंट्री लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सीरीज एडेड एंट्री के बारे में। इसके अनुसार यदि कोई सीरीज उपयोगी संकलन यानी कलेक्शन प्रदान करती हैं तो सीरीज की प्रत्येक अलग से सूचीबद्ध यानी कैटलॉग की गई कृति के लिए उसकी सीरीज के हेडिंग के अंतर्गत एक एडेड एंट्री बनाई जाती है। मतलब क्या है, अगर कोई सीरीज़ है उसका कोई उपयोगी संकलन है प्रदान करती है अगर कोई सीरीज़,
तो सीरीज की प्रत्येक अलग से सूचीबद्ध यानी कैटलॉग की गई कृति के लिए उसकी सीरीज के हेडिंग के अंतर्गत एक एडिट एंट्री बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें वैकल्पिक रूप में सीरीज में प्रत्येक कृति का संख्यात्मक यानी न्यूमेरिक या अन्य पदनाम भी जोड़ा जाता है। आगे है, यहाँ पर सीरीज के एडिटर का नाम सीरीज एडिट एंट्री में लिखने का कोई नियम नहीं है। मतलब जो सीरीज का एडिटर होता है उसका नाम लिखने का कोई भी यहाँ पर नियम नहीं बताया गया है हमें। आगे है, यदि किसी सीरीज के हेडिंग के अंतर्गत निम्नलिखित स्थितियाँ हो तो अतिरिक्त एंट्री न बनाएं। ये सारी कंडीशन दे रखी है मैं 2-3, अगर इनके अकॉर्डिंग कोई भी ये होती है स्थिति तो हमें जो एडिट एंट्री है सीरीज़ की वो नहीं बनानी है। पहली तो है, सीरीज़ में मौजूद वस्तुएं केवल सामान्य भौतिक विशेषताओं यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तब भी हमें क्या नहीं बनानी है, जो सीरीज एडिट एंट्री है वो नहीं बनानी है। कब? सीरीज में मौजूद वस्तुएं केवल सामान्य भौतिक विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं तो हमें एडिट एंट्री नहीं बनानी है। आगे नंबरिंग यानी क्रमांकन से पता चलता है कि भागों में मुख्य रूप से स्टॉक नियंत्रण के लिए या कम डाक दरों का लाभ उठाने के लिए नंबर दिया गया है, तब भी क्या होगी, जो सीरीज एडिट एंट्री है वो नहीं बनाई जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो सीरीज एडिट एंट्री है उसका जो कार्ड है उसका ये स्ट्रक्चर है, देखिए इस तरह से बनाया जाता है। ये इसमें यहाँ पर वही सबसे पहले जो कॉलम नंबर होता है वो लिखा जाता है और यहाँ पर लिखा जाता है जो सीरीज़ है उसका नाम लिखा जाता है ये, और ये जो सेकंड इंडेंशन है यहाँ से लिखा जाता है और इसके अंदर जो पहले तो सीरीज़ का नाम लिख दिया, फिर कॉलन लगाकर जो सीरीज़ का नंबर है वो लिखा जाता है। यहाँ पर जो सीरीज़ का नंबर लिखा गया है नंबर 11, तो ये क्या है, सीरीज़ का नंबर है और अंत में जो पूर्णविराम है उसका प्रयोग किया गया है। और जो ये फर्स्ट इंडेंशन है यहाँ से जो ऑथर है उसका नाम लिखा जाता है और बाकी रेस्ट एज मेन एंट्री लिखा जाता है। अब हम यहाँ तक हमारी जो जितनी भी एडिट एंट्रीज़ हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देखेंगे रेफरेंस के बारे में, रेफरेंस के बारे में। ठीक है, एक शीर्षक यानी हेडिंग या प्रविष्टि यानी एंट्री से दूसरे शीर्षक यानी हेडिंग या प्रविष्टि यानी एंट्री की ओर निर्दिष्ट करें। मान लो कोई एक शीर्षक है वो या कोई शीर्षक या कोई एंट्री यानी कोई हेडिंग या कोई एंट्री दूसरे एंट्री या हेडिंग की ओर निर्दिष्ट करना क्या कहलाता है, रेफरेंस कहलाता है। मतलब कोई हेडिंग या कोई एंट्री दूसरे हेडिंग या एंट्री की ओर निर्दिष्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं, हम रेफरेंस कहते हैं। आगे देखते हैं, एक से अधिक नाम वाले लेखक या छद्म नामधारी यानी सुडोनिमस लेखक की स्थिति में पाठक को इन लेखकों के अन्य नाम की ओर निर्देशित किया जाता है और इसके अलावा सी ऑल्सो अंकित करते हैं। क्या है, एक से अधिक नाम वाले लेखक या छद्म नामधारी लेखक की स्थिति में पाठक को इन लेखकों के अन्य नाम की ओर निर्देशित किया जाता है तो यहाँ पर क्या बनेगी, जो रेफरेंस है वो बनेगी। इसके लिए हम सी या सी ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। मतलब जो रेफरेंस है इसके लिए हम सी और सी ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। और ये निर्देश है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सी, और दूसरा है सी ऑल्सो, तीसरा है नेम टाइटल रेफरेंस और चौथा है एक्सप्लेनेटरी टाइटल रेफरेंस, एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस ना। अब हम इन चारों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सी रेफरेंस के बारे में।
ठीक है। ये पाठक को व्यक्ति या समष्टि निकाय यानी कॉर्पोरेट बॉडी के उस नाम कृति की उपाख्या यानी जो सब टाइटल है या विषय या ग्रंथमाला के उस नाम से जिसके अंतर्गत सूची में पाठक के देखे जाने की संभावना रहती है उस स्वरूप की ओर निर्दिष्ट करता है जहां सूचीकार द्वारा सूची में वांछित सूचना प्रदान की गई है। मतलब जो कोई टाइटल है, कोई बुक है, उसका कोई नाम हो गया, कोई कृति हो गया, कोई सब टाइटल हो गया कृति का, है ना, या उसका सीरीज़ हो गया, अगर उस नाम से देखे जाने की संभावना है, पाठक की उस पुस्तक को उस नाम से खोजे जाने की संभावना है, तो हम क्या बनाएंगे, जो सी रेफरेंस है वो बनाएंगे। तो ये किस तरह से बनाया जाता है, ये इस तरह से बनाया जाता है, जैसे मान लो कोई बुक है, ठीक है, मान लो कोई गोदान बुक है ना, बुक का नाम है गोदान, इसको हम फर्स्ट जो बुक का नाम है वो तो हम लिखेंगे गोदान फर्स्ट इंडेंशन से, ठीक है, और अंत में डॉट पूर्णविराम लगा देंगे ना, यहाँ से लिखेंगे और अंत में यहाँ पे पूर्णविराम लगा देंगे ना। और अगर मान लो यही बुक को किसी और नाम से भी खोजे जाने की संभावना है तो यहाँ पर सी लिखे, उसके अंदर अंडरलाइन करेंगे नीचे और उसके लिखेंगे गिफ्ट ऑफ अ काऊ, ये इस नाम से भी इसको खोजे जाने की संभावना है, ठीक है, और अंत में हम पूर्णविराम लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट रेफरेंस देखते हैं, सी ऑल्सो रेफरेंस, ठीक है, इसे भी देखे निर्देश, मतलब सी ऑल्सो का मतलब क्या है, इसे भी देखें, इसे भी देखे निर्देश पाठक को एक शीर्षक से अन्य संबंधित शीर्षक या एक रूप आख्या की ओर निर्देशित करता है। इसका जो वो कार्ड है वो किस तरह से बनाया जाता है, जैसे ये है, ये हमारी जो यहाँ पर हो गया, ये जो हमारे ऑथर है उसका नाम हो गया क्या, धनपत राय, ठीक है। अगर इससे ही कोई संबंधित कोई किताब है तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी ऑल्सो करके, उसको अंडरलाइन कर देंगे और लिखेंगे सी ऑल्सो प्रेमचंद, कि इसे भी देखें, इससे ये संबंधित है, मतलब धनपत राय की जो बुक है उससे कौन सी बुक संबंधित है, प्रेमचंद की जो किताब है वो भी इससे ही संबंधित है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेम टाइटल रेफरेंस। जब कोई देखिए अथवा इसे भी देखिए निर्देश उस आख्या से निर्मित किया जाता है जिसको पर्सनल या कॉर्पोरेट हेडिंग के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया है तो उसको नेम टाइटल रेफरेंस के रूप में पर्सनल या कॉर्पोरेट बॉडी नाम से आरंभ करते हुए तत्पश्चात आख्या देते हुए निर्मित करते हैं। एक बार ध्यान से वापस पढ़ना, देखो, जब कोई देखे अथवा इसे भी देखे निर्देश उस आख्या से निर्मित किया जाता है जिसको पर्सनल या कॉर्पोरेट हेडिंग के अंतर्गत प्रविष्ट किया गया है उसको क्या नेम टाइटल रेफरेंस के रूप में पर्सनल या कॉर्पोरेट नाम से आरंभ करते हुए तत्पश्चात आख्या देते हुए निर्मित करते हैं हम, ठीक है। इसका जो टाइटल स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं, ये इस तरह से बनाया जाता है। इसका जो इस पे यहाँ पे जो हमारा टाइटल है वो तो यहाँ पे लिख दिया हमने, सॉरी जो ऑथर होता है ना, पर्सनल ऑथर या कॉर्पोरेट ऑथर, उसका नाम लिखते हैं यहाँ पर, तो ठीक है, ये लिखते हैं फर्स्ट इंडेंशन से। और फिर जो आता है टाइटल का नाम, जैसे एज ऑफ अ टेरर, ये टाइटल का नाम है, और फिर सी लिखकर उसे अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो उसका टाइटल है, वो ऑथर है, जो एज ऑफ टेरर है इसका ऑथर है वो लिखेंगे यहाँ पर यॉर्क जेमी, तो ये इसका ऑथर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से बनाई जाती है। बाकी इसमें यहाँ पर कॉल नंबर ये नहीं लिखा जाता है, जो रेफरेंस है इसके अंदर जो कॉल नंबर है ये नहीं लिखा जाता है बिल्कुल, और ना यहाँ पर कोई हेडिंग लिखी जाती है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस के बारे में। जब सामान्य निर्देश देखिए अथवा इसे भी देखिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता है तो अधिक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हुए एक व्याख्यात्मक निर्देश यानी एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस निर्मित किया जाता है। मतलब जब
देखिए, और जो सी है या सी ऑल्सो रेफरेंस है, ये पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर पाते हैं हमें। तो अधिक विस्तृत मार्गदर्शन के लिए हम क्या करते हैं, जो वाक्यात्मक निर्देश यानी एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस होता है उसका निर्माण करते हैं। तो जो एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस है, इसका जो कार्ड का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया जाता है। पहला तो जो ये ऑथर है इसका नाम लिखा जाता है फर्स्ट इंटेंशन से, लाइन पर लिखा जाता है। इसके बाद हम लिखते हैं फॉर वर्क्स ऑफ दिस ऑथर रिटन इन कोलैबोरेशन विथ मैनफ्रेड बेंगनेटन ली सी क्वीन एलरी। जो यहाँ से लेकर ये तो क्या है, हर उसमें चेंज होता रहता है, परंतु जो ये ऊपर वाली लाइन है ना, फॉर वर्क्स ऑफ दिस ऑथर रिटन इन कोलैबोरेशन विथ, यहाँ तक ये जो हर एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस होता है उसमें लिखा जाता है। इसके बाद जो उस बुक का ऑथर या फिर जो भी होते हैं ना, वो यहाँ पर लिखे जाते हैं आगे ना। ठीक है, तो यहाँ तक जो रेफरेंस के 4 टाइप्स थे वो हमने देख लिए हैं। इस क्लास में हमने जो एडिट एंट्रीज थे वो सारी देख ली हैं, और रेफरेंस के बारे में भी जितने थे 4 वो हमने सारे देख लिए हैं। अब हम 1-2 चीज़ें बची हैं वो देख लेते हैं। एनालिटिकल एंट्री के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम एनालिटिकल एंट्री यानी विश्लेषणात्मक प्रविष्टि, ये किसी ऐसी मुख्य पुस्तक के एक विशेष भाग के लिए बनाई जाने वाली कैटलॉग एंट्री है जिसकी मुख्य एंट्री पहले से ही लाइब्रेरी कैटलॉग में मौजूद है। यानी जो एनालिटिकल एंट्री है ये मुख्य रूप से जो कोई पुस्तक होती है जो पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होती हैं उसके लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, कोई एंट्री पहले से ही लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है उसके लिए बनाई जाती हैं। आगे देखते हैं। इस एंट्री का निर्माण किसी पुस्तक के विशेष पाठ की ओर उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इस पुस्तक का निर्माण किसी पुस्तक के विशेष पाठ की ओर उपयोगकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। और ये 3 तरह की होती हैं जो एनालिटिकल एंट्री हैं यानी विश्लेषणात्मक प्रविष्टि हैं। ये 3 तरह की होती हैं। पहला है ऑथर एनालिटिकल एंट्री, दूसरा है टाइटल एनालिटिकल एंट्री, और तीसरी है सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री। ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा ACR है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर आज हमने देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। इससे पहले वाली क्लास में जो मेन एंट्री थी उसके बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमने पढ़ा एडिट एंट्री के बारे में यानी इतर प्रविष्टि के बारे में, जिसके अंदर हमने सब्जेक्ट एंट्री के बारे में पढ़ा, जॉइंट ऑथर एंट्री के बारे में पढ़ा, कोलैबोरेटर एंट्री के बारे में पढ़ा, टाइटल एंट्री के बारे में पढ़ा, सीरीज एंट्री के बारे में पढ़ा हमने। कोलैबोरेटर के अंदर हमने एडिटर एंट्री के बारे में पढ़ा, कंपाइलर एंट्री के बारे में पढ़ा, रिवाइजर एंट्री, ट्रांसलेटर और इलस्ट्रेटर एंट्री के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा जो रेफरेंस थे इसके बारे में भी हमने पढ़ा। इसके अंदर हमने 4 रेफरेंस के बारे में पढ़ा। पहला सी रेफरेंस, सी ऑल्सो, नेम टाइटल रेफरेंस और एक्सप्लेनेटरी रेफरेंस। इन चारों के बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। तो जो ACR 2 आ रहा है यह आज हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर क्लास। इसके बारे में अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये चीज़ छूट गई है। वैसे तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं छूटी है इन पूरे दोनों टॉपिक में, तो आप फिर भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर मुझसे कोई गलती से कोई चीज़ छूट गई हो। तो हम इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसके अंदर जो इसकी जो प्रैक्टिकल क्लास है वो लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए डिटेल से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।